हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपकी रेगुलर क्लासेस यहां पर चल रही है और आपको साथ साथ PDF जो भी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है सब कुछ आपको मुहैया करा दी जाती है समय से। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, हर एक अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। तो चलिए गाइस, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन में हम करने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। आपका पेपर नंबर फर्स्ट है जो DLED सेकेंड सेमेस्टर का, जिसमें 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है और इसी पेपर के हम अति लघु प्रश्नों की सीरीज करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 1-2 क्लास और आएगी और बाकी आपका पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी होगी अति लघु प्रश्नों की। ठीक है, और साथ साथ आपकी दोस्तों कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस भी चली हुई है। ठीक है दोस्तों, अति लघु प्रश्नों को करने से एक तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है और जो आप कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर, उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको साथ साथ में ये आइडिया भी होता हुआ चलेगा। और बाय चांस ऐसा होता है कि अगर हम सभी चीज़ों को अलग से नहीं कवर कर पाए, कोई भी चीज़ बच जाती है तो वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, तो साथ साथ हम जो अति लघु प्रश्न है उनको सोल्व करेंगे और उनको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ताकि रटने की ज़रूरत ना पड़े और चीज़ें समझकर याद की जा सके। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं ली है तो ज़रूर लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपकी इसी की बनी हुई है। तो अब यहाँ से शुरुआत करें क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस हम पहली क्लासेस में अटेंड कर चुके हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है आपसे। ये क्वेश्चन आपका जो आप बोलते हैं ना MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न, उनमें भी पूछा जाता है कि गुरुकुल में जब प्रवेश लेते हैं तो कौन सा संस्कार कराया जाता है। दोस्तों, क्या आपको याद है? हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से क्लास ले रखी है। ठीक है, उपनयन संस्कार। ठीक है, कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार कराया जाता है जब कोई भी, क्या पहले जो गुरुकुल शिक्षा होती थी तो उसमें प्रवेश लेते थे, तो प्रवेश लेते समय जो संस्कार कराया जाता था सबसे शुरुआती दौर में, उसको क्या कहते थे? उपनयन संस्कार कहा जाता था। ठीक है, अगर वो क्लास आपने नहीं ली है और आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट वाइज क्लास लेना तो ज़रूर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों, जो उपनयन शब्द है इसका अर्थ होता है गुरु के पास ले जाना। ठीक है, गुरु के पास ले जाना, और होता भी आखिर में यही है, जैसा शब्द है ऐसा ही काम होता है। उपनयन संस्कार के बाद क्या होता है कि बच्चों को अपना घर छोड़ करके गुरु के पास जाना होता है, वहीं पर फिर वे गुरुकुल में रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, वहीं उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा होती है। ठीक है, तो गुरु के पास ले जाना ही उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑलराइट, चीजें समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। वैदिक काल में विद्यायन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है और कब समाप्त होता है? तो दोस्तों, सामान्यतः अगर देखा जाए शिक्षा सत्र की जो अवधि होती है 1 वर्ष में 4.5 अथवा 5 मास की होती है, और विद्याध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष माह की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से खत्म होता था। तो ये इसके कार्यक्रम का यहाँ पर पूछा गया था कि ये कार्यक्रम कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। दोस्तों, ये वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसका एक कार्यक्रम है, उसके बारे में यहाँ से पूछ लिया गया था, तो वही हमने एक्सप्लेन कर दिया। कब शुरू होता है? शुरू तो होता है कब? पूर्णिमा को। ठीक है, पूर्णिमा को कौन से माह की? श्रावण मास की पूर्णिमा को। और आगे बात की जाए कि खत्म कब होता है, तो पूर्णिमा को ही
कौन से पौष माह की पूर्णिमा को, ठीक है, इस समारोह की जो है समाप्ति हो जाती है। पता चल गया आपको कब शुरू होता है कब खत्म, श्रावण मास को शुरू होता है पूर्णिमा के दिन ही, और पौष मास को क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझने लायक इसमें थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है? दोस्तों, इससे पहले हमने जो बात की थी वह शुरुआती थी। ठीक है, कि शुरुआत करने पर जब हम गुरुकुल की शिक्षा की शुरुआत करते हैं तब कौन सा संस्कार होता है, उपनयन संस्कार। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि जब विद्यार्थी जीवन की समाप्ति होती है तब कौन सा संस्कार होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ है। तो जब विद्यार्थी जीवन की समाप्ति होती है तब समावर्तन संस्कार होता है। कौन सा? समावर्तन। आप इसको नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करके आप लिख लीजिए। आप चाहे तो कहीं पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वैसे आपको पीडीएफ तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगी। ठीक है, तो समावर्तन संस्कार जो है वो कब होता है, जीवन की, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर। ठीक है, नाम क्या है, समावर्तन, याद रखना है आपको ये। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो चलिए जान लेते हैं इन्होंने बौद्ध शिक्षा के बारे में क्या कहा है। तो जो डॉक्टर आर के मुखर्जी है, इनका मत था कि बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का ही एक परिवर्तित रूप है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो बौद्ध शिक्षा प्राचीन प्रणाली है ना, यह ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का ही एक परिवर्तित रूप है, यानी वही है, बस थोड़ा सा रूप परिवर्तित कर दिया गया है। जो ब्राह्मणीय शिक्षा होती थी वही बौद्ध शिक्षा, प्राचीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली है, बस थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। तो यह कहना था डॉक्टर आर के मुखर्जी का। ओके, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का शिक्षण विधि क्या है? बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि कैसी थी? तो जब हमने बौद्ध शिक्षा के बारे में जाना था तो हमने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। क्या जाना था कि बौद्ध शिक्षा की जो शिक्षण विधि होती है वो कैसी होती है, मौखिक होती है, यानी बोलकर ही पढ़ाया जाता है, उसमें लिखित रूप में कुछ नहीं होता था। तो मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। ठीक है, बौद्ध शिक्षा की मौखिक शिक्षण विधि थी। क्लियर हो गया आपको? अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? यानी जो इस्लाम धर्म था उसमें शिक्षा का महत्व क्या था, ये आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं। इस्लाम धर्म में शिक्षा का एक विशेष महत्व था, वो किस प्रकार से, चलिए जान लेते हैं। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। यानी अगर किसी को दान में सोना देना चाहते हैं ना आप, तो इससे अच्छा अपने बच्चों को शिक्षित कर दीजिए, वही श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसीलिए आपने यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षा का महत्व कितना माना जाता था इस्लाम धर्म में भी, और किसके द्वारा, मोहम्मद साहब जी के द्वारा। तो आपको पता चल गया इन्होंने क्या बात कही। इन्होंने कहा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है, यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो आप बता पाएंगे आप किसका है, मोहम्मद साहब का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आप ये बताइए कि आप इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं? आपकी रेगुलर क्लासेस अब इंग्लिश की हो रही है। ठीक है, और काफ़ी सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और लगातार होते रहेंगे। सभी चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है, तो शुरुआत से लेकर के शुरू करिएगा और उनको रेगुलर लीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए उन क्लासेस को, और आगे फिर साथ साथ कंटिन्यू कीजिए, इतना पिछड़ के मत रहिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा किसने लिखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है। बाबर की जो पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, बाबर की जो पुत्री थी गुलबदन बेगम, उन्होंने क्या लिखा था, हुमायूंनामा, यानी हुमायूं के बारे में उन्होंने लिखा था, जिसकी पुस्तक का नाम क्या रखा गया, हुमायूंनामा, जो कि एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, यह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ इसको कहा जाता है। लिखा किसने, गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम कौन थी, बाबर की पुत्री थी। आपसे भी पूछा जा सकता है कि बाबर की पुत्री का क्या नाम था, आपको 2-3 नाम दे दिए जाएंगे तो आपको पहचानना होगा गुलबदन बेगम। या गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा होता है। दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि यह कथन बताइए किसका है,
कि अगर अज्ञानी रहना है इससे अच्छा तो यह है कि जन्म ही ना लो। ठीक है, तो यह कथन किसका है, चलिए जान लेते हैं। यह कथन है प्लेटो महोदय का। किसका, प्लेटो महोदय का। याद रख पाएंगे आप, प्लेटो महोदय ने कहा कि भाई अज्ञानी रहने की अपेक्षा तो यही सही है कि आप जन्म ही ना लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इतनी चीजें क्लियर हो जाती है आप सभी को? ओके, ऑलराइट, बहुत अच्छे। शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इनके अनुसार शिक्षा की क्या परिभाषा है। टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का वह कर्म है जो, कौन सा कर्म है, जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है। ठीक है, यानी बाल्य अवस्था से जब तक बड़े होते हैं तब तक चलता रहता है, तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। यह परिभाषा किसके अनुसार है शिक्षा की? तो शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार। ठीक है, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार। दोस्तों अगर क्लास आपको क्लियर नहीं दिख रही है तो आप अपने पास से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ इधर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इस तरह के 3 आप कह सकते हैं बिंदु के समान, तो उस पर क्लिक करेंगे आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिख जाएगा। वीडियो क्वालिटी को आप इम्प्रूव करके देख सकते हैं तो आपको सभी चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं दिखाई देती है वो आपकी फ़ोन की क्वालिटी कम हुई रहती है, तो उस वजह से चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखाई पाती। तो इसी तरीके से आप हर एक क्लास में क्या कीजिए, अगर आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया कीजिए। ओके, ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए परिभाषा को एक बार और देखते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। टी रेमंड के अनुसार शिक्षा की परिभाषा क्या है? शिक्षा विकास का वह कर्म है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था तक चलता रहता है और जिसमें मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बन जाता है या खुद को बना लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? दोस्तों अगर उद्देश्य ही ना हो किसी कार्य का तो वह किस काम की? और यहाँ तो बात हुई है शिक्षा की, तो शिक्षा का उद्देश्य होने की तो आवश्यकता बहुत है। किस वजह से, चलिए जान लेते हैं। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है। यानी क्या होता है उद्देश्य, पहले तो यही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य होता है, यानी पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि किस किस तरीके से हमें ये काम करना है। ठीक है, पहले ही हम उसके बारे में पूरा रोड मैप तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने अभी उद्देश्य बनाया है क्या, कि आप सभी को बहुत अच्छे नंबरों से हमें सेकंड सेमेस्टर में क्लियर कराना है ताकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर भी बहुत अच्छे मार्क्स आप उसमें गेन कर सके, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके सेकंड सेमेस्टर पर। तो हमारा उद्देश्य यही है कि एग्ज़ाम आपके होने से पहले हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से फिनिश हो और उसकी प्रैक्टिस भी हो। ठीक है, और साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाए। तो ये क्या है, उद्देश्य है। हमने पहले ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराना है और वो हम अपने आप देखेंगे कि कैसे कराना है। ठीक है, कितनी स्पीड से आपको लेकर के चलना है, कितना धीरे लेकर के चलना है, सभी चीज़ें जो है प्री प्लान है। तो आपको परेशान होने की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि मैम ये क्लास कहाँ गई, इससे आगे क्लास क्यों नहीं आई। सभी चीज़ों का ध्यान हम रखते हैं। ठीक है, और बाकी अगर कोई आप सजेशन देना चाहे तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। बहुत बार पूछा गया है, एक बार और देखते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? अरस्तु महोदय का। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, पर देखना यही है कि कही किसने है। ठीक है, यही देखना है कि ये कथन किसका है। क्या कहा इन्होंने कि ज्ञान जो है वो स्वर्ग तक की उड़ानों में पंखों का आधार है। यह कथन किसका है? तो चलिए बता देते हैं, यह कथन है शेक्सपियर का। ठीक है, शेक्सपियर का। याद रहेगा आपको, यह कथन किसका है? शेक्सपियर का है। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। याद रखना है आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर पूछा गया है। 150वां क्वेश्चन आपका है,
शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यहाँ पर भी दोस्तों आपसे यही पूछा गया है कि यह कथन किसने कहा था, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनते हुए चलना है। क्या कहा है कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है। कौन कौन? शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों चीज़ों की बात की गई है। इन तीनों आप कह सकते हैं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की बात की गई है। तो जहाँ इन तीनों की बात आए आपको पूरा पढ़ने की या पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जहाँ इन तीनों के कॉम्बिनेशन की बात आती है तो यह बात कौन कह देते हैं, यह बात या यह कथन किसका हो जाता है? महात्मा गांधी जी का। ठीक है, किसका है? महात्मा गांधी जी का। बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जहाँ पर शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों की बात की जाए। ठीक है, तीनों की बात की जाए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? यहाँ पर आपका शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ पूछ लिया गया है। तो दोस्तों जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास। आत्म अभिव्यक्ति एवं बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास, ये इसके व्यक्तित्व उद्देश्य है जिनको संकुचित अर्थ आपको ये बताया गया है कि क्या है? आत्मा अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना ये उद्देश्य होता है, व्यक्तिक उद्देश्य होता है और व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ मिला, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? हालांकि इन सभी आपके जो चैप्टर ज़्यादातर आ रहे हैं इन सभी की मैंने आपकी जो है कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस ले रखी है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, और भरपूर एग्जाम्पल इसके मैंने आपको दे रखे हैं। आपको अगर वे क्लासेस चाहिए तो आप दोस्तों कमेंट करिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको क्लासेस नहीं मिल रही है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। ओके, चलिए देख लेते हैं अब अनौपचारिक शिक्षा क्या है। यहाँ पर समझेंगे इसी के थ्रू, वहाँ पर मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझाया हुआ है। अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी स्थितियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जा सकती है। यानी कहा क्या गया है, बहुत तगड़े तगड़े से वर्ड इसमें यूज़ कर दिए हैं, आडंबरहीन, अव्यवस्थित। चलिए इजी लैंग्वेज में हम इसको समझें। ठीक है दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात करें, अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जिसका ना तो कोई स्थान सुनिश्चित होता है पहले से, ना ही कोई पाठ्यक्रम सुनिश्चित होता है, और ना ही पहले से ही कोई शिक्षक या सिखाने वाला सुनिश्चित होता है। तो फिर क्या होता है दोस्तों, ये कहीं भी किसी के भी द्वारा दी गई शिक्षा कैसी होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है, यानी जो एक व्यवस्थित रूप में ना हो। आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, ये बात तो आप मानते हैं कि आप अपने छोटे भाई बहन से भी कुछ चीज़ सीख सकते हैं, अपने दादा दादी से, अपने बड़े बुजुर्गों से, ठीक है, अपने दोस्तों से, मित्रों से, सबसे कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। तो वो आपके पाठ्यक्रम से अलग होता है, आपके दैनिक जीवन से संबंधित होता है। तो उस प्रकार की शिक्षा को क्या कहते हैं जिसमें ना तो निश्चित स्थान की ज़रूरत पड़ती है, ना ही एक निश्चित पाठ्यक्रम की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही किसी निश्चित व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। आप कहीं भी कभी भी सीख सकते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा को हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, आप अपने वर्ड्स में आंसर करने की कोशिश किया कीजिए तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक होते हैं? चलिए जान लेते हैं। घटक का मतलब यहाँ पर दोस्तों आपसे एग्जाम्पल भी आप इसको कह सकते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं, या फिर किस किस नाम से जाना जाता है ये भी आप इसको बोल सकते हैं। पहला है मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम भी हम इसको कह सकते हैं, और पत्राचार शिक्षा भी हम इसको कह सकते हैं। किसको? दूरस्थ शिक्षा को, यानी डिस्टेंट एजुकेशन को। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन। और औपचारिक कैसी होती है? फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ें अब समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? चलिए जान लेते हैं। पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित प्रणाली है। मुद्रित प्रणाली यानी दोस्तों आपने देखा होगा पत्र
किस तरीके से पत्र कैसे होते हैं, पहले आप मुझे बताइए। एक लिखित रूप में होते हैं, ठीक है, उन पर कुछ शब्दों का संग्रह होता है। तो कैसे होते हैं वो? मुद्रित, मुद्रित का मतलब लिखे हुए, ठीक है ना, छपे हुए आप कह सकते हैं, जो डाक के माध्यम से छात्रों तक प्रेषित की जाती है या पहुंचाई जाती है, जो डाक के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? पत्राचार शिक्षा का माध्यम कहते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गई, ठीक है, इसका साधन क्या है, माध्यम क्या है? डाक। अब आपको समझ आ गया क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था और आंसर किस प्रकार से आपको इसका करना था। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। मतलब कि वेद पर आधारित शिक्षा होती थी, ठीक है, और कहाँ होती थी? गुरु के घर या गुरु के कुल में, ठीक है। अपने घर से कोई नहीं पढ़ता था, ना ही स्कूल होते थे। तब क्या होते थे, जब वैदिक कालीन शिक्षा की बात आती है तो एक तो शिक्षा होती थी वो भी वेदों पर आधारित, और गुरु के ही घर में रहना पड़ता था या गुरु के ही कुल में रहना पड़ता था, जिसको हम गुरुकुल कह देते हैं, ठीक है। तो उस समय की शिक्षा से यही तात्पर्य है, वैदिक कालीन शिक्षा के से यही तात्पर्य है कि गुरु के कुल में रहकर प्राप्त की जाने वाली शिक्षा जो कि वेदों पर आधारित थी, उसे ही हम वैदिक कालीन शिक्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इजी और बहुत सिंपल है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। आपको नाम याद होने चाहिए, ज़्यादा आपको इसके बारे में जानना नहीं है, बस आपको नाम पता होना चाहिए। यहाँ पर इतनी चीज़ें आपके लिए काफ़ी है। अगला है साविद्या या विमुक्ते का क्या अर्थ है? ये एक संस्कृत का श्लोक है, आपको इसका हिंदी में अर्थ बताना है। चलिए बताते हैं। साविद्या या विमुक्ति क्या मतलब है इसका? ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, ठीक है। ये इसका अर्थ हो जाता है कि ऐसा ज्ञान जो छात्र के जीवन या छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछा गया है? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता था? दोस्तों अभी यहाँ पर हमने जाना कि गुरुकुल शिक्षा क्या होती थी, कि गुरु के कुल में रहकर प्राप्त की जाने वाली शिक्षा को गुरुकुल शिक्षा कहते हैं, और वही बात तो यहाँ पर पूछ ली गई है। तो परेशान होने की क्या बात है, बस आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज ही तो चेंज है, बाकी आंसर तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से करना है। यह शिक्षा गुरु के घर या कुल में प्राप्त होती थी, इसी कारण इसको गुरुकुल शिक्षा कहते थे, ठीक है। समझ आ गई बातें? अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे, यानी जिसको एक वेद का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते थे? स्नातक कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? स्नातक कहते थे। प्राचीन काल में यदि किसी को एक वेद का ज्ञान हो जाता था उसको हम कह देते थे स्नातक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन आपके बाकी रह गए हैं, फटाफट से इनको पूरा करते हैं। क्या है कि किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं, ठीक है। शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण, ये 3 अंग शिक्षा की प्रक्रिया के या शिक्षण की प्रक्रिया के किसने बताए हैं? तो चलिए बता देते हैं किसने बताए हैं। दोस्तों ये जॉन ड्यूवी महोदय ने बताया, ठीक है। किसने? जॉन ड्यूवी ने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए हैं। आपसे दोस्तों क्वेश्चन अपोजिट करके भी पूछ लिया जा सकता है, लैंग्वेज बदल के, कि जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया के कौन कौन से अंग हैं, तो तब आप क्या बताएंगे? वही बताएंगे जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण। समझ आ गया आपको? ठीक है। आपके दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप समझते जा रहे हैं, यानी अगर किस किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन को पलट सकता है एग्जामिनर, आपको सभी चीज़ें यहाँ पर पता चल रही है, ठीक है। तो यही फायदा होता है लाइव क्लास में आकर के सीखने का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते थे?
तो शिक्षा का केंद्र बिंदु किसको माना जाता था दोस्तों, बालक को। ठीक है, शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है, बालक होता है। ठीक है, चलिए पूरी बात जान लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक विचारधारा और जो प्रकृतिवादी दार्शनिक थे वे बालक को शिक्षा का केंद्र मानते थे। किसको मानते थे, बालक को। बहुत अच्छी बात यहाँ पर की गई है, और बालक ही शिक्षा का केंद्र होना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। तो बताइए कि किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की एक प्रक्रिया माना है। तो वह माना है ड्यूवी महोदय ने। ठीक है, ड्यूवी महोदय ने शिक्षा को समाज की क्या माना है, प्रक्रिया माना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है और बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है कि द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षा को किसने कहा है, जॉन एडम्स ने। ठीक है, जॉन एडम्स ने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। जॉन एडम्स के द्वारा यह बात कही गई है, पूछी जाती है, इसीलिए मैं इस बात पर इतना जोर दे रही हूँ। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, द्विमुखी प्रक्रिया जॉन एडम्स के द्वारा कही गई कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि द्विमुखी किसने माना है और त्रिमुखी किसने माना है, दोनों अलग अलग है, आपको ध्यान देना होगा। जब बात आए द्विमुखी प्रक्रिया की, ठीक है, आपको समझाती हूँ मैं, जब बात आए द्विमुखी प्रक्रिया की तो आपको आंसर करना है जॉन एडम्स। ठीक है, क्या आंसर करना है, जॉन एडम्स। लेकिन अगर पूछा जाए त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है, ठीक है, त्रिमुखी प्रक्रिया किसने माना है, तो तब आपको क्या बताना है, जॉन ड्यूवी ने। ठीक है, किसने, जॉन ड्यूवी ने। अब आई आपको बात समझ में, त्रिमुखी प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो जॉन ड्यूवी, और अगर द्विमुखी की बात की जाए तो जॉन एडम्स। समझ आ गई चीजें, क्लियर है। अब दोनों के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसीलिए दोनों एक साथ हो गए। बहुत अच्छी बात है, दोनों क्लियर आपको साथ साथ हो गए। अगला क्वेश्चन है, चुंबक के समान शिक्षा में दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, यह कथन रोज का है। दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर द्विमुखी प्रक्रिया की बात की गई है, लेकिन इनका जो कथन है आप पूरा पढ़िए, आपको पूरा समझना है। ठीक है, आपको सिर्फ द्विमुखी नहीं उठाना है, यहाँ पर पूरी बात देखनी है। इन्होंने पूरी बात इनकी देखनी है, क्या कहा इन्होंने कि चुंबक के समान दो ध्रुव होने चाहिए, ना कि सिर्फ द्विमुखी प्रक्रिया की बात की गई है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में यहाँ आपका अंतर है। चीजें समझ आ रही है आपको, ठीक है, दोनों चीजों में अंतर आ रहा है समझ में, दोनों क्वेश्चंस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। आगे क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित या विभक्त किया गया है, कि शिक्षा की प्रक्रिया को बताइए कितने भागों में विभक्त किया गया है। दोस्तों शिक्षा की प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन सी बताइए आप, कौन कौन सी जो है प्रक्रिया में विभक्त किया गया है शिक्षा की प्रक्रिया को। ये तो आपको पता चल गया कि 3 भागों में विभक्त किया गया है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से। देखते हैं कौन बता पाएगा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं जिनमें शिक्षा की प्रक्रिया को विभाजित किया गया है। दोस्तों पहले की अगर बात करें, हमने शुरू में अभी इसी क्लास में हमने उनमें से 2 के बारे में बीच में क्वेश्चन आया, लेकिन आप गैस करो कौन से हो सकते हैं वो भाग। ठीक है, एक तो हमने बात की दोस्तों औपचारिक शिक्षा। पहला तो यही है, शिक्षा की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और तीसरी होती है निरौपचारिक शिक्षा, या हम इसको दूरस्थ शिक्षा भी कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और डिस्टेंट एजुकेशन, या नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी इसको हम कह सकते हैं। चीज़ें समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पर। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, इन 3 भागों में विभक्त किया गया है शिक्षा की प्रक्रिया को। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स क्लास रेगुलर नहीं ले रहे हैं उनका कितना बड़ा लॉस हो रहा है, वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया और वो फंसे, लेकिन आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलने वाला है। आप यकीन मानिए पेपर में बैठकर आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे, एक दिन में 3-3 एग्ज़ाम हैं तो प्रेशर रहता है, इसी वजह से
आप जितना सीखेंगे उतना ही फ्री माइंड होकर के एग्जाम में बैठेंगे। और फिर अगर लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ बच जाता है तो फिर वही रहता है कि पता नहीं क्या होगा, पास हो गए या नहीं हो गए। तो ऐसी ओवरलैपिंग सिचुएशन नहीं आने देनी है, ठीक है। रेगुलर क्लास लीजिए और समय से लीजिए। समय आपको बता दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में, टाइम से आया कीजिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन पर चले कि शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को परिशिक्षित करना है। बहुत अच्छी बात कही गई है कि सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य क्या है शिक्षा का, कि मानव प्रकृति तथा चरित्र को परिशिक्षित करना। यह बात किसके द्वारा कही गई, तो चलिए जान लेते हैं। यह कथन किसका है, प्लेटो का है। प्लेटो का यह कथन है कि भाई शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को परिशिक्षित करना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पूछा गया है समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, आपके बहुविकल्प प्रश्नों में भी आ जाता है क्वेश्चन। तो किसका कथन है ये, चलिए जान लेते हैं। यह कथन है रेमंड महोदय का। किसका, रेमंड महोदय का, ठीक है। रेमंड महोदय का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शिक्षा हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है दोस्तों, यह कथन है पेस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक लिखी हुई है, आप सही कर लीजिएगा। यह कथन किसका है, पेस्ट्रोलॉजी का है। आई होप आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आप क्लास के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कितना हेल्प आपको इन क्लासेस से मिलती है तो मुझे पता चल पाए। अगला क्वेश्चन है पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका है, यह कथन आपको बताना है कि किसका है, कि भाई पौधे का विकास करना है तो ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कृषि की, ठीक है। पौधों का विकास कृषि के द्वारा होगा, लेकिन अगर मानव के विकास की बात करें तो शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसने कहा, लोक का है। यह कथन किसका है, लोक का है। दोस्तों इसको चलिए थोड़ा ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं कि आपने देखा कि पौधों का विकास कृषि से होता है, आप जानते हैं सभी इस बात को, ठीक है। तो अगर जानते हैं तो इस आंसर को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल लॉक कर दे इस आंसर को, सही है क्योंकि ये, और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो चलिए अपने आंसर को क्या करते हैं, हम अपने आंसर को लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने अपने आंसर को लॉक कर लिया और लॉक ही हमारा आंसर हो गया ना, बहुत इजी याद करना। तो आप इस क्वेश्चन को तो नहीं भूलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अब मुझे पता चल गया है इतना। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसी तरीके से मैं आपको कुछ ट्रिक्स आपके लिए बनाकर रखा करूँगी, ठीक है। अभी तो मुझे एकदम से ध्यान आया आपको सिखाते सिखाते, तो अगर ऐसी बात है, अगर आपको पसंद आया है ये चीज़ें करना, तो फिर मैं आगे से कोशिश क्या करूँगी कि इसी तरीके से याद कराने की आपको सभी को कोशिश करूँ। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका हो जाता है, जॉन ड्यूवी का, कि भाई पाठ्यक्रम के अभाव में क्या होता है, शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह बात किसने कही, यह बात कही जॉन ड्यूवी ने। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करूंगी कि आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी और मज़ा आया होगा क्लास में, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ भी आया होगा। सो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, लाइक करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर किया कीजिए दोस्तों। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल फिर से शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।